क्या हाल चाल मेरे नौजवान सीजन। आई होप यू आर कीपिंग वेल। वेलकम टू क्रॉस बैटन। आपके लेक्चर्स नोट है ना, रेडी है? ठीक है। नाउ इमेजिन करो, ये ये जो मोटी ग्रंथि है, साथ में ये किताबों के रेफरेंस लेकर के एक लेक्चर नोट और कंडेंस करके 60 पेजेस में सबको कंडेंस करना, इसी के साथ में 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज लेना, कितना समय लगा होगा? साथ में एक रिक्वेस्ट होगी संजीव वर्मा साहब से और विवेक सिंह साहब से कि सर मैंने ना कुछ कुछ रेफरेंसेस लिए हैं आपकी किताबों से, तो ड्यू क्रेडिट गोज़ टू यू। आपकी मेहनत थी उसमें, मैंने बस थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करी है, कोशिश करी है अपने एंड से कुछ वैल्यू एड करके लोगों को कन्वे करने का। बाकी बढ़िया इकोनॉमिक्स की ताबीज़ बांधते हैं हम 1 डेढ़ घंटा। ठीक है। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी रेडी है, पानी की बॉटल रेडी है, बस ये परेशान ना करें। बाकी मिलते हैं एक गंदे से ट्रांजिशन के बाद। चलिए फिर, जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, हमने भेद कराया था दो कॉन्सेप्ट में, दैट इज करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो अच्छे से इसे वापस से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को हम आगे प्रयोग में लाने वाले हैं आगे की चीजें समझने में। ठीक है। करंट प्राइस क्या होता है? करंट प्राइस होता है गुरुजी, जो प्रिवेलिंग ईयर की प्राइस होती है उसी को हम कहते हैं करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? बेस ईयर की प्राइस। अब ये बेस ईयर कॉन्सेप्ट आया कहां से है? तो इंडेक्स नंबर नाम का एक स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं चीजों को मेजर करने के लिए, चेंज को मेजर करने के लिए। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है कॉल्ड फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल। ठीक है। तो उसमें आप चेंज को मेजर करते हो। खैर, वो हमारे आज का मुद्दा नहीं है। बट आप मान के चलो कि किसी भी चीजों में अगर आपको चेंज मेजर करना है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, ईयर ऑन ईयर आपको इन्फ्लेशन मेजर करना है, तो आप उसमें एक इंडेक्स नंबर का यूज करते हो, दैट इज सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। यानी किसी भी इंडेक्स नंबर में आपको एक रेफरेंस ईयर चूज करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बेस ईयर। और इस रेफरेंस ईयर के अवज में आप चीजों को मेजर करते हो। और जो बेस ईयर के प्राइस है उसी को हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। यानी जीडीपी अगर मैं कैलकुलेट करूं एट प्रिवेलिंग ईयर प्राइस, एट करंट प्राइस, तो वो मुझे क्या देगा? नॉमिनल जीडीपी देगा। जीडीपी अगर मैं कैलकुलेट करूं एट कांस्टेंट प्राइस, तो वो मुझे क्या देगा? रियल जीडीपी देगा। ठीक है। तो अगर ये चीजें क्लियर है, तो इसी का प्रयोग हम लाने वाले हैं अगले टॉपिक में, दैट इज डिफ्लेशन ऑफ जीडीपी। डिफ्लेशन ऑफ जीडीपी हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी, बट यहां पे हम अच्छे से इसे कवर करने वाले हैं। नॉट डिफ्लेशन, जीडीपी डिफ्लेटर को समझने के लिए हम एक नया पन्ना लेते हैं और उस पर अच्छे से देखते हैं। अगेन, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर कोई आपसे कहे कि रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, आसान है, क्वांटिटी इनटू कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। तो हम कांस्टेंट प्राइस मान के चलते हैं कि आ, एक साल है, बेस ईयर मान के चलते हैं 2011। उस 2011 में हमने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी एट द रेट ऑफ 10 रुपए। यानी एक क्वांटिटी का दाम कितना है? 10 रुपए है। और हमने ऐसे 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। तो मेरा रियल जीडीपी कितना आएगा? 1000। ठीक है। ना मान लो 3 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, हम आगे 2014 में पहुंच गए हैं, एंड वहां पे ये प्राइस बढ़ करके 10 से 12 हो गया है, परंतु क्वांटिटी उतनी ही है। तो यहां पे जो जीडीपी मुझे मिलेगा दैट इज 1200। और ये 1200 क्या कहलाएगा? नॉमिनल जीडीपी। याद करो, नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रिवेलिंग ईयर के प्राइस को लेकर के। तो ये है हमारा प्रिवेलिंग ईयर का प्राइस, तो ये हमें यील्ड कर रहा है नॉमिनल जीडीपी। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट कहता है नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी। यानी 1200 अपॉन 1000।
ये कितना बनेगा 1.2। ठीक है, अब मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो 1.2 का रेशो आया है ये किस वजह से आया है? क्या ये ग्रोथ की वजह से आया है या फिर प्राइस चेंज की वजह से आया है? बताओ। गुरुजी ग्रोथ की वजह से तो नहीं आया है, क्योंकि क्वांटिटी अभी भी उतनी ही है। 2011 में भी हम 100 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर रहे थे और 2014 में भी हम 100 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो क्लियरली जो चेंज आया है वो प्राइस के चेंज होने से आया है। पहले कांस्टेंट प्राइस था 10, वो बढ़ करके हो गया है 12। इसी वजह से यहाँ पे चेंज दिखने को मिला है, और कितना दिखने को मिला है 1.2x का। तो अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दे दिया जाए और जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया जाए तो आप उससे रियल जीडीपी निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे? नॉमिनल अपॉन डिफ्लेटर क्या देगा? ये मुझे रियल जीडीपी देगा। ठीक है, यानी 1200 अपॉन 1.2 करूंगा तो ये मुझे 1000 देगा। ठीक है, तो क्लियरली यहां पे मैं दो कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूं। एक तो जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग हम ला सकते हैं रियल जीडीपी के कैलकुलेशन में, ऑल्सो हम इन्फ्लेशन को मेजर करने में भी यूज में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? क्या यहां पे प्राइस चेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा है? ठीक है, तो प्राइस चेंज के कॉन्सेप्ट को यूज में ला करके हम मेजर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को भी। तो आगे हम देखेंगे कैसे जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड एज एन इंडेक्स नंबर टू मेजर चेंज इन प्राइस। ईयर ऑन ईयर प्राइस को चेंज को मेजर करने में भी यूज में आता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। वही है जो हमने देखा था अभी। इट इज एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर चेंज। क्लियर है? तो यहाँ पे ये थी हमारी पूरी कहानी जीडीपी डिफ्लेटर की। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है। अगेन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। याद करो, एक टॉपिक हमने पढ़ा था कॉल्ड नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। उसमें क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक किसका आंसर देता है? वेयर का आंसर देता है जीडीपी। यानी इट इज द वैल्यू ऑफ सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी ये वेयर का आंसर दे रहा है। जो वैल्यू एडिशन हुई है वो कहाँ पे हुई है, कहाँ पे हुई है, तो दैट इज आंसरिंग माय वेयर क्वेश्चन। तो वो होगा हमारे डोमेस्टिक में। नेशनल किसका आंसर देता है? कौन का आंसर देता है? हु, हुम। जो वैल्यू एडिशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसमें? नेशनल्स कर रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कर रहे हैं ऑफ अ कंट्री। यानी परिभाषा क्या कहता है? इट इज द टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नेशनल और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेशनल एंड नॉर्मल रेसिडेंट। कितना आता है ये? नेशनल इनकम इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि हम फैक्टर इनकम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आपका बनता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि आपको इसे याद रखना है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे करंट प्राइस पे मेजर करोगे तो ये क्या देगा? नॉमिनल नेशनल इनकम। कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करोगे तो क्या देगा? ये रियल नेशनल इनकम देगा। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक इनकम सेम, ये वेयर का आंसर देता है। ठीक है, तो इट इज द टोटल फैक्टर इनकम अर्न इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। कहां पे? डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यानी डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम, अगर हम करंट प्रिवेलिंग कॉस्ट पे इसे मेजर करें तो क्या देगा? ये नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम देगा। कांस्टेंट प्राइस पे अगर मेजर करें तो क्या देगा? ये रियल डोमेस्टिक इनकम देगा। क्लियर है? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसे। प्रिवेलिंग ईयर के प्राइस पे हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें देता है नॉमिनल जीडीपी। बेस ईयर यानी कांस्टेंट ईयर के प्राइस पे मेजर करते हैं तो वो हमें देता है रियल जीडीपी।
जीडीपी डिफ्लेटर का हमने कॉन्सेप्ट देखा, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में भी और रियल जीडीपी के मेजरमेंट में भी। नेशनल इनकम क्या होता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपसे वो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, आपसे वो बस एग्जाम ऑप्शन में दे देंगे, इज इट नेट नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बस उसी में आपको उलझाया जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, इट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली एन डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए चलिए अगले कॉन्सेप्ट हम जो लेने वाले हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। नाउ सबसे पहले शब्दों पे जाएंगे। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? याद करो कक्षा छठी में हमने क्या पढ़ा था। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आप कब कहते हो कि आपका दिन प्रोडक्टिव रहा? आप तब कहते हो जब आपके पास जो गिवन टाइम था उसमें आपने मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाए थे। यानी आपके पास इमेजिन 24 घंटे ही हैं, ठीक है, बट उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाए हो। गिवन इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाए हो, दैट मीन्स आप बहुत ही प्रोडक्टिव दिन था आपका। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये है मेरे पास 1 एकड़ का लैंड, ठीक है, जिसमें मैंने 5 लेबर को एम्प्लॉय किया है और ये 5 लेबर मिल करके 2 टन का गेहूं उगा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोले एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, तो क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना आएगा? आउटपुट कितना है? 2 टन। इनपुट कितना है? 1 एकड़। ठीक है, यानी 2 टन पर एकड़ का प्रोडक्टिविटी निकल के आता है। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालो, ये कितना आएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट, 2 टन अपॉन 5 लेबर, कितना आ रही है? 0.4 टन प्रति लेबर। क्लियर है? ये मेरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है, ये मेरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। अब अगला कॉन्सेप्ट है हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, ये था मेरी एवरेज प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी समझने के लिए इमेजिन करिए एक तीसरा इंसान आता है, वो मेरे कान में बोलता है कि गुरुजी अगर आप एक एक्स्ट्रा लेबर लेकर आओगे तो आपकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो 0.4 से बढ़कर के 0.6 हो जाएगी। यानी डिफरेंस कितना का आया? 0.2 का। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का सिंपल एग्जांपल है, सिंपल डेफिनेशन क्या बनता है? द चेंज इन आउटपुट, द चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एडिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट। एक एक्स्ट्रा लेबर के ऐड करने की वजह से जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नाउ ये जो मार्जिनल शब्द है ना, ये मार्जिनल शब्द है ना, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से आया है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी का। इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल से आए हो और आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आपने फ्रिज खोला और फ्रिज में आपको एक कप केक का पैकेट मिलता है, ठीक है? तो आप तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि बढ़िया भूख लगी है और कप केक का पैकेट मिल गया। तो इसमें 10 कप केक है। आप जब पहला कप केक खाते हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है कि यार मज़ा ही आ गया। पहला कप केक खा के मतलब बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और एक बहुत टेस्टी सा कप केक मिल गया, तो पहले कप केक का सैटिस्फैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा था। दूसरे कप केक में आया यार अब तो मैं लग रहा है कि मैं पूरा खत्म ही कर दूँगा, ठीक है? फिर आप आते हो तीसरे कप केक पे, ठीक है, पेट भर रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चौथे कप केक पे आते हो ना, फिर लगता है कि यार बहुत मीठा हो गया, मेरा मन भर रहा है, और नहीं खाया जाएगा। तो नोटिस करो क्या हो रहा है?
हर एक यूनिट ऑफ कंजप्शन, हर एक यूनिट ऑफ कपकेक के कंजम्पशन से आपकी जो सैटिस्फैक्शन लेवल थी, वो है ना ड्रॉप होते जा रही है। ठीक है? यानी जो सैटिस्फैक्शन आपको पहले कपकेक में मिली थी, वो चौथे में नहीं मिल रही है। तो यहां से मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहां पे अप्लाई करें, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा? द चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा इनपुट। क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमने देख लिया यहाँ पे। अगेन, सो यहाँ पे हमने निकाला प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड भी निकाल लिया हमने, लेबर भी निकाल दिया। क्या आप कैपिटल का निकाल सकते हो क्या? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होगा? आउटपुट अपॉन कैपिटल कर दो। जैसे आपने यहाँ पे लैंड किया है, यहाँ पे लेबर किया है, सिमिलरली हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया है। 4 फैक्टर याद करो, क्या कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने बस यहाँ पे कैपिटल लिया है। ठीक है? तो ये जब आप कैलकुलेट करते हो, जब आप ये कैलकुलेट करते हो, तो आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पता चल रही है। यानी पर कैपिटल यूज में आप कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो, यही है आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। नाउ अगर आप इसे रिवर्स कर दो, कैपिटल अपॉन आउटपुट कर दो, तो आपको एक रेशियो मिलता है। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल आउटपुट रेशियो। शब्दों पे जाएंगे। ठीक है? कैपिटल आउटपुट रेशियो इज नथिंग बट कैपिटल अपॉन आउटपुट। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। ठीक है? द इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल आउटपुट रेशियो, द रेशियो ऑफ कैपिटल टू आउटपुट। ठीक है? फॉर्मूला ये है हमारा। फंक्शन का, इट मेजर्स द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उसी को हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। नाउ ध्यान रखेंगे इस चीज का, जब कैपिटल आउटपुट रेशियो बड़ा होता है ना, तो ये लेस एफिशिएंट होता है। कैसे? ये रेशियो को अगर मुझे बड़ा करना है, तो मैं डिनोमिनेटर को कम से कम करूंगा। मतलब आउटपुट आपको कम से कम करना है टू यील्ड अ ग्रेटर नंबर। ठीक है? आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट कम करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, परंतु उसका आउटपुट क्या हो रहा है? कम मिल रहा है। ठीक है? तो ये एफिशिएंट सिस्टम है या इनएफिशिएंट सिस्टम है? इनएफिशिएंट सिस्टम है। तो क्लियरली इस रेशियो का बड़ा होना इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। व्हाट इज एन आइडियल सिचुएशन? इस केस में 3 वुड बी अ मच मोर एफिशिएंट सिस्टम देन 5। ठीक है? सो हायर प्रोडक्टिविटी, सॉरी, एफिशिएंसी रूल, हायर सीओआर इक्वल्स टू बैड यानी लेस एफिशिएंट सिस्टम, लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल्स टू मोर एफिशिएंट सिस्टम। क्लियर है? तो अगर जब आप, अगर वो यूपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा, सीडीएस में अगर ये क्वेश्चन आएगा, तो क्लियरली आपको बस कंपैरिजन दे दिया जाएगा और वहां पे आपको चूज करना है, वहां पे आपको स्पॉट करना है कि ये कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है? पीवाईक्यूज हमने लिए हैं, उस पीवाईक्यूज में हम ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो अग आप याद करो, आपने मार्जिनल यूटिलिटी क्या पढ़ा था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या पढ़ा था? एक एडिशनल इनपुट, एक एडिशनल लेबर की वजह से प्रोडक्टिविटी में आने वाला चेंज को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सेम चीज है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट कैपिटल को ऐड करने की वजह से जो आउटपुट में चेंज आता है, उसको को उसी को हम कहते हैं आइकोर। ठीक है? Definition: the amount of additional capital required to produce one additional unit of output. Same marginal productivity का concept है। Now for the purpose of examination, हम icore और core को सेम ही ट्रीट करेंगे। तो अगर वो आपसे कोर बोले या आईकोर बोले, तो सेम तरीके से आपको ट्रीट करना है। इट विल मेक आवर लाइफ मच मोर इजियर। अच्छे से हम एग्जाम में क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे।
बोल डाला हाँ है क्या यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? चलिए, ऑलराइट। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल जीडीपी। नाउ शब्दों पे जाएँगे। पोटेंशियल क्या होता है? हमारे माता-पिता हमें कहते हैं कि बच्चे आपके अंदर पोटेंशियल है। हमारे अध्यापक हमसे कहते हैं कि बच्चे आपके अंदर पोटेंशियल है। प्लीज़ उसे रिकॉग्नाइज़ करो और उस पे एक्ट ऑन करो। सेम थिंग अप्लाइज़ टू अ कंट्री एज़ वेल, ठीक है? कंट्री के पास भी उसकी खुद की कैपिटल स्टॉक होती है, एज़ वेल एज़ 4 फैक्टर ऑफ इनपुट होता है, ठीक है? तो इमेजिन अ कंडीशन जब एक कंट्री अपनी सारे के सारे कैपिटल स्टॉक को ऑप्टिमली एंड मैक्सिमली यूटिलाइज कर पा रही है, एज वेल एज 4 फैक्टर ऑफ इनपुट को ऑप्टिमली एंड मैक्सिमली यूटिलाइज कर पाती है, तब जो जीडीपी हमें यील्ड होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। इसको हम ट्रेंड जीडीपी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? तो आसान भाषा में अगर कहा जाए तो पोटेंशियल जीडीपी इज द जीडीपी yielded maximum GDP yielded when all its capital stock and 4 factor of input are fully employed। बोलो हाँ है क्या? अगेन मैक्सिमम एंड सस्टेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। जो पोटेंशियल जीडीपी एक आइडियल कंडीशन है। अब एक आइडियल कंडीशन के लिए आइडियल सिनारियोज भी होना चाहिए। तो उन सिनारियोज को जल्दी से देखते हैं। अवेलेबल इनपुट, ये जो 4 फैक्टर ऑफ इनपुट है ना, वो फैक्टर वो ऑप्टिमली एंड मैक्सिमली अवेलेबल होना चाहिए। अब किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, पॉलिटिकल विल ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो कैसा ही ग्रो करेगा, ठीक है? अगेन देन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल चाइना। चाइना में लैग इन सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज, बट वो उसे इम्पोर्ट करके अपने टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी से उससे जो वैल्यू एडिशन करता है, वो उसे एक एक्स्ट्रा एज देता है। Then there are also some dynamic factors: political setup, governance, infrastructure, health and education। Now ये सारी जो डायनेमिक फैक्टर्स है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पोटेंशियल जीडीपी के लिए। कैसे? पॉलिटिकल सेटअप फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप के साथ फंक्शन कर रही है, अगर कोई कंट्री में गवर्नेंस स्टेबल है, अगर कोई कंट्री में जो सत्ता है वो बार-बार चेंज नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई इंटरनल राइवलरी नहीं चल रही है, तो बाहर के एमएनसीज़ या फिर हमारे कंट्री के ही जो कंपनियाँ हैं, दे विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ, आज अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो नहीं हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पॉलिटिकल सेटअप इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सेम थिंग गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस एज़ कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एज़ वेल एज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कितना ज़्यादा आसान है। अब ये सारे आइडियल सिनेरियोज़ को जब आप मीट करोगे, तो आपको जब आपको जीडीपी मिलता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। इकोनॉमिक सर्वे के एक डेटा के हिसाब से हमारी जो पोटेंशियल जीडीपी है, लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था, इंडिया हैज़ ए पोटेंशियल जीडीपी ऑफ 8%, बशर्ते वो इन सारे फैक्टर्स को मीट करे, ठीक है? परंतु हमारी जो जीडीपी होती है, वो हमेशा पोटेंशियल जीडीपी के साथ यील्ड नहीं करेगी। कभी-कभी ऐसा होगा कि वो 8% से ज़्यादा भी जाएगा, कभी-कभी ऐसा होगा वो 8% से बहुत कम रह जाएगा। तो जब वो 8% से ज़्यादा जाएगा, तो उसे हम डिनोट करेंगे बूम फेज़ से, यानी अपटर्न से। और जब वो 8% यानी ऑप्टिमल जीडीपी से कम रह रहा है, तो उसे हम डिनोट करेंगे किससे? बस्ट फेज़ से और डाउनटर्न से, ठीक है? यहाँ पे देखना। यानी ये है आइडियल सिनेरियो और ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो। एक्चुअल जीडीपी इज़ रेयरली एक्ज़ैक्टली एट इट्स पोटेंशियल ड्यू टू बिज़नेस साइकिल स्विंग्स। कौन से स्विंग्स? ये स्विंग, ठीक है? बूम एंड बस्ट, ठीक है? डाउनटर्न जो कि हमने देखा रिसेशन। नाउ रिसेशन
All right. So a phase where actual GDP falls below the potential level, indicating underutilization of resources. Underutilization resources as well as उसके capital stock as well as these 3-4 factors are not taken care of. ठीक है, तभी हमारा डाउन टर्न मिलता है हमें. देन देयर इज अपटर्न. अपटर्न यानी पोटेंशियल जीडीपी से ऊपर परफॉर्म करना. इट इज अ फेज वेयर एक्चुअल जीडीपी rises above the potential level, often leading to inflationary pressure. अब इस ग्राफ से चीजों को अच्छे से समझते हैं. ये रही हमारी रियल जीडीपी, ये रहा हमारा साल. ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, इसे हम कहेंगे ट्रेंड जीडीपी या फिर पोटेंशियल जीडीपी. ये जीडीपी कब यील्ड होती? जब ऑल दोज डिटर्मिनेंट्स आर टेकन केयर ऑफ. अब जीडीपी के ऊपर भी परफॉर्म करेगी एक्चुअल जीडीपी, तो इसे हम डिनोट करते हैं अपटर्न से. और ऐसा भी सिनेरियो आएगा जब वो जीडीपी से, ट्रेंड जीडीपी से नीचे परफॉर्म करेगी, उसे हम डिनोट करेंगे डाउन टर्न से. क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे रियल जीडीपी एक बेस ईयर हम मान के चले हैं, उसमें रियल जीडीपी है हमारा 100. 2012 में ये 100 है और 2013 में ये बढ़ करके कितना हो गया है? 108 हो गया है. तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना मिल रहा है हमें? 8% का. सेम केस 2013 से हम जब 2014 में आए तो वो बढ़ करके 112 हो गया. ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हमें मिला है? 3.7% का. सिमिलरली 2012 से आगे बढ़ के हम 2015 में आए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें मिला है 2.7% का. नाउ नोटिस करना एक चीज, ग्रोथ रेट कम हो रहा है. ग्रोथ रेट कम हो रहा है, परंतु ये अभी भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मतलब रियल ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बट हो तो रहा है ना, यानी आउटपुट अभी भी जनरेट हो रहा है हमारे पास. ठीक है, अभी भी आउटपुट जनरेट हो रहे हैं. यार किसी ने गाना बजा रखा है बाहर. चलो ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, सो अ फेज वेयर जीडीपी ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग. ग्रोथ रेट क्या है? डिक्लाइन हो रहा है. 8% है, 3.7%, देन 2.7% एंड 2.7%, बट रिमेन पॉजिटिव. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है स्लो डाउन समझने के लिए. Our total output, यानी real GDP is still increasing. It is just increasing more slowly than before. More slowly than before. ठीक है. Example, if growth rate drops from 8% to 3.7%, the economy is in a slowdown and not a recession. यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दो शब्दों में भेद करने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इकोनॉमिक रेसेशन. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्लो डाउन कब होता है? जब रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, जब रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, यानी रियल आउटपुट अभी भी जनरेट हो रहा है. However, this would be the case in recession. Recession का डेफिनेशन क्या कहता है? दो कॉन्जिकेटिव दो कॉन्जिकेटिव क्वार्टर तक लगातार अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट दिख रहा है मुझे, अगर नेगेटिव जा रहा है ये रेट, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक रेसेशन. मतलब रियल आउटपुट में इफेक्ट आ रहा है. रियल आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. रेसेशन इन्वॉल्व एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन आउटपुट. क्लियर है? सो 30 सेकंड लो और वापस से इसे रिवाइज करके देखो. खुद से रिवाइज करो इसे. क्या होता है पोटेंशियल जीडीपी? जब हम आइडियल कंडीशन को मैच करते हैं. हाउएवर हम जो मैं क्या कहते हैं चॉकलेटी दुनिया में तो रहते ही नहीं है. एक्चुअल जीडीपी वुड डिफर फ्रॉम द आइडियल कंडीशन. कैसे? क्योंकि एक्चुअल जीडीपी में डाउन टर्न भी होता है और बूम भी होता है, अप टर्न भी होता है. डाउन टर्न क्या होता है? जब एक्चुअल जीडीपी फॉल्स बिलो दी पोटेंशियल जीडीपी. अप टर्न क्या होगा? जब एक्चुअल जीडीपी फॉल्स अबव दी गोज अबव दी पोटेंशियल जीडीपी. क्लियर है? इसे हमने एग्जांपल से समझा कैसे 8% से डिक्लाइन होकर 3.7% गया, 3.7 से 2.7% गया, फिर 2.7%. ये डिक्लाइन हो रहा है परंतु पॉजिटिव है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक स्लो डाउन कहेंगे. रिसेशन क्या होता है? जब 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर तक लगातार ये रेट नेगेटिव है, तो हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक रिसेशन. मतलब एक्चुअल आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. बोल लाला हाँ है क्या यहाँ तक? आगे बढ़े.
चलो, तो बढ़ते-बढ़ते हमारा कारवां पहुँचता है एक्सचेंज रेट सिस्टम तक, जिसमें हम 3 प्रकार के एक्सचेंज रेट को पढ़ने वाले हैं। वन इज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अनदर इज़ पीपीपी एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब आप जब आप मार्केट में जाते हो और बोलते हो कि साहब मुझे $1 खरीदना है, तो उस डॉलर को खरीदने के लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, उस रेट को कहेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जब एक फॉरेनर दिल्ली आता है घूमने के लिए, तो वो एक्सचेंज रेट वो एयरपोर्ट में एक्सचेंज रेट काउंटर में जाता है, तो $100 जब वो पे करता है, उस टॉ $100 के एवज़ में उसे किस रेट पे रुपए मिलता है, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट यानी डेफिनिशन परिभाषा क्या कहता है? इट इज़ द प्राइस एक्सप्रेशन ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इन द मार्केट, और ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है? तो अगर बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए डिमांड करेंगे कि मुझे रुपए में खर्चना है, तो वो डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से रुपए का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें पता है जब किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो चीज़ एप्रिशिएट कर जाती है। यानी व्हेनेवर डिमांड ऑफ रुपी इंक्रीजेस, इट एप्रिशिएट्स। एप्रिसिएशन अकर्स व्हेन डिमांड फॉर रुपी इंक्रीजेस। एग्जांपल, मोर टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। इसी का ठीक उल्टा होता है डेप्रिसिएशन। जब बहुत सारे लोग इंडिया से छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, तो बाहर में तो वो रुपये को खर्च नहीं कर पाएँगे, तो उन्हें अपने रुपये को एक्सचेंज करना पड़ेगा किसमें? डॉलर में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को डिमांड करेंगे। जब किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाती है, तो उस चीज़ का एप्रिसिएशन होता है, और उसी का ठीक उल्टा जिस चीज़ की कम डिमांड है, उस चीज़ का डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ पे हमारी रुपये की कम डिमांड जा रही है अगेंस्ट डॉलर, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन वुड अकर। इट अकर्स व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। यानी यहाँ पे हम डॉलर को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं देन रुपी। इतना ही आसान है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है? देखो, तो सिंपल एक्सप्रेशन है, $1 इक्वल्स टू ₹80 मान के चलते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसी को हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं, कि आप $1 के अगेंस्ट कितने रुपए आप खरीद पाओगे मार्केट में, एंड इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल को, ठीक है? एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, क्लियर है? और इसी से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ना आप पैरिटी कर रहे हो, यानी किसी चीज को आप एक इक्वल पेडेस्टल पे रखे हो, और उसके अगेंस्ट आप चीजों को मेजर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कैसे? पैरिटी। नाउ एग्जांपल के स्वरूप आप से फॉर एग्जांपल एक पानी की बॉटल कंसीडर करो। एक पानी की बॉटल इंडिया में है, और एक सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी की बॉटल आपको यूएसए में खरीदनी है। हाउ मच मनी वुड यू पे इन इंडिया? हमें पता है एक एवरेज पानी की बॉटल ₹20 में मिल जाता है, और सेम पानी की बॉटल आपको से फॉर एग्जांपल $5 उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, यहाँ पे $5 की कीमत ₹20 के बराबर मानी जाएगी। यहाँ पे आपने एक आइटम को क्या रखा है? एक रेफरेंस रखा है, ठीक है? यहाँ पे पानी की बॉटल को आपने एज अ रेफरेंस ट्रीट किया है, और उसके अगेंस्ट आप इंडिया एंड यूएसए $5 एंड ₹20, ठीक है? ये है हमारा पीवीपी एक्सचेंज रेट। It is the rate at which one currency is converted into another to ensure a given amount can purchase the same basket of goods and services in both the countries. अब कन्वेंशन के हिसाब से जो भी चीज़ें एसेंशियल होती है, जो भी चीज़ें एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कंज़्यूम करता है ऑन अ डेली बेसिस, उनका हमने एक बास्केट बना दिया, और उसी बास्केट को हमने कंपेयर किया इन इंडिया एंड इन यूएसए, ठीक है? मान के चलो ये हमारा बास्केट, हम क्या कंज़्यूम करते हैं? आटा, चावल,
शुगर, चाय कंज्यूम करते हैं, कोलगेट और गैस वगैरह कंज्यूम करते हैं। हमने 100 आइटम को चूज़ किया और बास्केट बना दिया। अब वो बास्केट का कॉस्ट इंडिया में कितना है और सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का बास्केट यूएसए में कितना कॉस्ट करेगा, उसके बेसिस पे हम परचेजिंग पावर निकाल सकते हैं। यानी परचेजिंग पावर जो कि इंडिया में कितना कॉस्ट कर रही है, 2000 का मान लो ये बास्केट आपको मिल जाता है, ठीक है? सेम बास्केट आपको $100 में मिलेगा, ठीक है? तो $100 में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज़ 2000 इज़ सेम एज़ $100 इन यूएसए। तो हमारा फिर वो डेफिनिशन के हिसाब से परचेजिंग पीपीपी एक्सचेंज रेट कितना बनेगा? कन्वेंशन के हिसाब से पहले डॉलर आएगा इक्वल्स टू रुपीज़ 2000, ठीक है? अब्रॉड अब्रॉड को है ना हम पहले लिखते हैं। अब्रॉड को पहले लिखा जाता है और डोमेस्टिक प्राइस को बाद में लिखा जाता है। अब्रॉड को पहले, डोमेस्टिक को बाद में। देखो कितना आ रही है, काटो इसे। चाहिए डॉलर पर रुपी आएगा, तो इसी को हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। नाउ ये जो प्राइस है ना, ये इन्फ्लेशन पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। नाउ फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा रेट से आगे बढ़ रहा है, तो ये 2000 का मार्क, ये जो 2000 का मार्क है ना, बढ़ करके से फॉर एग्जांपल 2500 भी हो जाएगा, ठीक है? तो इस कदर से फिर पीपीपी एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 2 कंट्री में डिफरेंट है। क्लियर है? यार ये गाना कौन बजा रहा है? 1 मिनट यार। सॉरी। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रियल एक्सचेंज रेट। तो ये पीपीपी एक्सचेंज रेट क्लियर है यहाँ तक कि हमने एक बास्केट को कंसीडर किया है, उस बास्केट की कॉस्ट कितनी होगी इंडिया में और कितनी सेम बास्केट की कॉस्ट होगी यूएसए में। इसके बेसिस पे हमने पीपीपी एक्सचेंज रेट निकाल दिया। तो ये हमारा जो एक्सचेंज रेट मिल रहा है, ये है पीपीपी एक्सचेंज रेट। ये हमें जो मिला, कहाँ गया? ये है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ये किस पे डिपेंड करता है? मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पे। ये किस पे डिपेंड करता है? बास्केट के कॉस्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नाउ इसी से एक मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड रियल एक्सचेंज रेट। व्हाट इज़ इट? हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपॉन पीपीपी। नाउ उसके 3 केसेस बनते हैं। एक केस बनेगा जब रियल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन 1, एक केस बनेगा व्हेन रियल एक्सचेंज रेट इज लेस देन 1, और दूसरा तीसरा केस बनता है व्हेन रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू 1। जब और ये जो रियल एक्सचेंज रेट है ना, ये यूज होता है इन कैलकुलेशन, इन डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ वन करेंसी, ऑफ वन कंट्रीज एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ अनदर। यानी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करने में इसे हम यूज में लाते हैं। रियल एक्सचेंज रेट ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट बहुत ही ज़्यादा होगा देन पीपीपी, ठीक है? यानी इसका सिंपल एक्सप्रेशन क्या होगा कि इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएसए का कंपेयर करते हैं। तो जब हम इन दोनों के रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे और वो ग्रेटर देन 1 आता है, तो हम कहेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज़ ग्रेटर देन यूएसए। यानी इंडिया एक्सपोर्ट करेगी अपने सामान को यूएसए को। ठीक है? इसी का ठीक उल्टा, अगर वो लेस देन 1 आएगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? कम है।
और अगर ये आर इक्वल्स टू 1 आएगा यानी दोनों कंट्री एक दूसरे को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकती है, कोई उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी से मिलता-जुलता एक कॉन्सेप्ट है आर या फिर एनईआर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जब ये एप्रिशिएट करता है तो इसी के साथ-साथ रुपी भी एप्रिशिएट करता है। नाउ रुपी का एप्रिसिएशन है ना, हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक गलत सिग्नल है, हमारे लिए गलत है। कैसे? जब रुपी एप्रिशिएट करेगा तो ये जो 4 फैक्टर है ना, इनके खर्च बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। यानी फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि रुपया एप्रिशिएट करके है। लेबर को आपको वेज जाना ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? उसी तरीके से आपको कैपिटल महँगा मिलेगा एंड प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करते हो, वो महँगा आपको मिलने लगेगा। तो आप कम से कम प्रोड्यूस करोगे, जो आप कम से कम प्रोड्यूस करते हो कोई प्रोडक्ट तो आप उसे एक्सपोर्ट कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, राइट? सो वही चीज़ है जिसको हम यूज़ में लाते हैं। देखो यहाँ पे the measure of trade competitiveness between countries that include the effect of nominal exchange rate. फॉर्मूला हमारा बन के आता है रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू NER अपॉन पीपीपी। जब RER लेस देन 1 होगा यानी डोमेस्टिक गुड्स आर मोर कॉम्पिटिटिवनेस चीपर, इंडिया विल एक्सपोर्ट मोर। जब लेस देन 1 आता है यानी रुपी विल डेप्रिशिएट। RER लेस देन 1 यानी NER कम हो रहा है, रुपी क्या करेगा? डेप्रिशिएट करेगा। इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वुड इंक्रीज। जब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा तो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। सेम इफ RER इक्वल्स टू 1 यानी करेंसी आर एट परचेजिंग पावर पैरिटी, गुड्स कॉस्ट द सेम इन बोथ द कंट्रीज व्हेन मेजर्ड इन द सेम करेंसी। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी और NER इक्वल है, ठीक है? तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? दोनों कंट्री की सेम है। फैक्टर कॉस्ट जो आपको प्रोडक्शन में लगने वाला है इंडिया में वर्सेस यूएसए में, दोनों का सेम लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आप इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, इट वोंट मैटर, ठीक है? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का रूल क्या कहते हैं? सो व्हेन अ करेंसी एप्रिशिएट, जब करेंसी एप्रिशिएट करती है रियल या फिर नॉमिनल टर्म्स में, तो उसकी ट्रेड क्या है ना, तो लेस कॉम्पिटिटिव बन जाती है। यहाँ पे क्या है? करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो हम लोग लेस कॉम्पिटिटिव मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कम करेंगे, यानी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसी का ठीक उल्टा क्या होगा? जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो फैक्टर कॉस्ट कम पड़ेगा। जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हमें कम खर्च में हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जब हम कम खर्च में प्रोड्यूस कर पाते हैं तो हम मास प्रोड्यूस करेंगे। जब हम मास प्रोड्यूस करेंगे तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएँगे। तो अब तक हम जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस मेजर कर रहे थे, वी वर मेजरिंग इट अगेंस्ट वन कंट्री, ठीक है? हमने एक इंडिया का एग्जांपल लिया और यूएस का एग्जांपल लिया। हमने देखा जब रुपी एप्रिशिएट करता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाता है, तो हम एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। ऑपोजिट होता है जब रुपी क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। बट ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया सिर्फ यूएसए के साथ ट्रेड करती है। तो वहाँ पे काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट। 2 इंस्ट्रूमेंट है रीर एंड नीर, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट ऑल दिस ट्रेडिंग पार्टनर एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर हो जाए, उस केस में हम रीर निकालते हैं। तो रीर बाय डेफिनेशन क्या है? वी टेक द एवरेज ऑफ आरईआर, ठीक है? हमारे सारे ट्रेडिंग पार्टनर के अगेंस्ट। अब इसमें ना हम वेटेज असाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेटेज? ऐसा है कि हम चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड करेंगे
देन श्रीलंका, ठीक है? तो अगर आप एवरेज निकालने जाओ और दोनों को साथ ट्रीट करो तो वो जो आंसर हमें मिलेगा वो गलत मिलेगा। क्लियरली हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ तो हमें ज़्यादा वेटेज असाइन करना पड़ेगा। यानी इट इज़ अ वेटेड एवरेज। रीर इज़ अ वेटेड एवरेज जिसमें हम आरईआर अगेंस्ट चाइना, आरईआर अगेंस्ट श्रीलंका, आरईआर अगेंस्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्चुगल, इन सबको आप कैलकुलेट करते हो, तो वहाँ से आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है रीर का। ठीक है? इंडिया डज़ नॉट हैव जस्ट वन ट्रेड पार्टनर, देयरफॉर वी वांट टू मेजर आवर ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बाय जस्ट वन पैरामीटर, देन वी मेजर रीर। इट इज़ अ वेटेड एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट ट्रेड वैल्यू। क्लियर है? तो आप एक ही इंडेक्स से, आप एक ही स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सबके ट्रेड वैल्यू को निकाल पा रहे हो, अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर कर पा रहे हो। सिमिलरली नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा? आप विथ रिस्पेक्ट टू अ ग्रुप ऑफ कंट्री सबके नॉमिनल एक्सचेंज रेट को आप एक साथ लेकर के एवरेज निकालने के बाद जो आपको मिलता है वो होता है नीर। वापस रिवाइज करें, देख लो। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। यानी ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। अप्रिशिएट कब होगा? जब इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगा। डिप्रिशिएट कब होगा? जब वो डिमांड में नहीं होगा। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या थी? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या थी? हमने देखा एक बास्केट जो कि यूएसए में कितना कॉस्ट करता है और इंडिया में कॉस्ट करता है। अब जब आप दोनों को इक्वल टर्म्स में लेकर आओगे तो वो हमें देगा परचेजिंग पावर पैरिटी। आरईआर क्या है? इट इज़ यूज्ड इन मेजरिंग द कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। 3 केसेस हमने देखे, आरईआर इज़ ग्रेटर देन 1, आरईआर इज़ लेस देन 1, देन आरईआर इक्वल्स टू 1। आरईआर जब इक्वल्स टू 1 होता है मतलब बोथ द कंट्री इज़ एट परचेजिंग पावर पैरिटी एंड गुड्स वुड कॉस्ट सेम इन बोथ द कंट्रीज़, यानी दोनों ही इक्वली कॉम्पिटिटिवनेस है। फिर हमने देखा कॉम्पिटिटिवनेस के रूल, जब रुपी एप्रिशिएट करेगा तो ट्रेड वुड बिकम लेस कॉम्पिटिटिवनेस। फिर रीर देखा और नीर देखा। रीर में हम क्या कर रहे थे? वेटेड एवरेज निकाल रहे थे, यानी रीर अगेंस्ट यूएसए, रीर अगेंस्ट सॉरी आरईआर अगेंस्ट यूएसए, आरईआर अगेंस्ट चाइना, इन सब का सबको एक वेटेज असाइन करने के बाद एवरेज निकालने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है हमारा रीर। तो आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से सभी के साथ ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस मेजर कर पाओगे। फिर रील क्या है? अगेन एवरेज निकाल रहे हो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगेंस्ट वन कंट्री, अगेंस्ट अनदर कंट्री। आप सबको जोड़ते जाओगे फिर एवरेज निकालोगे तो आपको नीर मिलेगा। क्लियर है? वही है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है। देखो एन ई आर बढ़ रहा है, फॉर्मूला क्या है याद करो? आर ई आर इक्वल्स टू एन ई आर अपॉन पी पी पी। नीर का बढ़ना, एन ई आर का बढ़ना एंड आर ई आर का बढ़ना, मतलब रुपी क्या हो रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है। रुपी अप्रिशिएट, इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बिकॉज इम्पोर्ट बिकम कॉस्टली फॉर इंडिया। सॉरी यहाँ पे ना गलती हो गई है, कोई नहीं मैं चेंज कर दूंगा उसके फाइनल। रुपी अप्रिशिएट कर रहा है मतलब एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टली फॉर इंडिया। क्लियर है? सिमिलरली जब एन ई आर कम हो रहा है, आर ई आर कम हो रहा है, देखो एन ई आर ई आर इक्वल्स टू एन ई आर अपॉन पी पी पी। आर ई आर कम हो रहा है मतलब एन ई आर भी कम हो रहा है, यानी रुपी क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है। इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज एक्सपोर्ट बिकम चीप। क्यों? वाई? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट हमारा कम हो रहा है। बेसिक जो हमें खर्च पड़ता था हमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, वो अब हमें कम खर्च पड़ रहा है। तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। ठीक है? इस ग्राफ के थ्रू हम अच्छे से समझ के देखते हैं। तो हमने क्या किया है? री और नीर को साथ में प्लॉट किया है। इस वाले केस में क्या हो रहा है? पहले वाले केस में पहले वाले केस में क्या हो रहा है? एनईआर बढ़ रहा है, आरईआर बढ़ रहा है, रुपी क्या हो रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है। जब रुपी अप्रिशिएट कर रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो रहा है? घट रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एनईआर कम हो रहा है, आरईआर कम हो रहा है, रुपी क्या आ रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी इस वाले केस में वी विल एक्सपोर्ट लेस, इस वाले केस में वी विल एक्सपोर्ट मोर।
क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? आराम से इसे वापस से पढ़ो, टेक योर टाइम, 30 सेकंड लो, वापस इसे रीड करो और वापस से समझो। अगर कोई दिक्कत आती है तो रिवाइंड करके वापस से देख लेना, हालाँकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये फ़ॉर्मूला बस ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। चलें? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या क्लासिफ़िकेशन है, ये मैंने ऐड कर दिया, हालाँकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट बस जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफ़ाई करती है और आईएमएफ क्लासिफ़ाई करती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया को ही हम देखने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक क्यों क्लासिफ़ाई करती है? टू डिटरमाइन द लेंडिंग एलिजिबिलिटी, कि वर्ल्ड बैंक लोन देगी या नहीं देगी, इस बेसिस पे वो क्लासिफ़ाई करती है। मेट्रिक क्या यूज़ होता है? एस्टिमेट ऑफ जीएनआई पर कैपिटा, यानी आपने नेशनल इनकम लिया, डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से, तो आपको मिलता है ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। फिर आपके ने उसके बेस्ड ऑन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, फिर उसी बेसिस पे आपने क्लासिफ़ाई किया है। कैसे क्लासिफ़ाई किया है? हमने 4 तरीके से क्लासिफ़ाई किया है। पहला, हाई इनकम कंट्रीज़ कौन होगी? जिसकी जीएनआई पर कैपिटा इससे ज़्यादा होगी, यानी $13,205 से ज़्यादा अगर पर कैपिटा इनकम है, जीएनआई पर कैपिटा है। 1 सेकंड। चलो, बड़े इसे 24 पे गिर गया। ऑलराइट। सो हाई इनकम कौन सी होगी? जिनकी जीएनआई पर कैपिटा होगी इससे ज़्यादा। अपर मिडिल क्लास कौन होगा? उसका रेंज ये होगा। अगेन, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस ये क्राइटेरिया थोड़ा-सा ध्यान में रखा कि अगर अपर इनकम है, अपर मिडल इनकम है, तो हमें पता चल जाएगा ये वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, ठीक है? कोई आपसे ये स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछने वाले हैं। अगर याद भी रखना है तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है? 13,205। और हम कहाँ पे आते हैं? वेयर इज़ इंडिया स्टैंड? वेयर डज़ इंडिया स्टैंड? इंडिया स्टेट इज़ क्लासिफाइड एज़ लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी, यानी हम यहाँ आते हैं। हमारी जो जीएनआई पर कैपिटा फॉल होती है, वो इस रेंज में फॉल होती है। ये कुछ डेटा ये इंडिया के लिए नॉमिनल जीएनआई पर कैपिटा है हमारा 2,500, और पीपीपी एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये है हमारा 9,000, ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। अब आईएमएफ कैसे क्लासिफाई करती है? द आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू मेजर ग्रुप रादर देन स्पेसिफिक इनकम ब्रैकेट। हमने क्या यहाँ पे स्पेसिफिक इनकम ब्रैकेट में बांट दिया है, बट आईएमएफ क्या करती है, दो कैटेगरी में बांट देती है कंट्री को। कौन सी दो कैटेगरी है? वन इज एडवांस्ड इकोनॉमी एंड अनदर वन इज इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया कहाँ है? इंडिया यहाँ है, डेवलपिंग इकोनॉमी में है इंडिया। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासीफाई करती है? हाई इनकम में, अपर मिडिल इनकम में, लोअर मिडिल इनकम में एंड लो इनकम में, डिपेंडिंग ऑन पर कैपिटा। ये बस क्राइटेरिया ध्यान में रखेंगे, ये क्राइटेरिया। ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्राइटेरिया मेट्रिक को ध्यान में रखना है बस। और आईएमएफ कैसे क्लासिफाई करती है? एडवांस इकोनॉमी एंड इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इतना ही आसान है। बोल लाला, क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़े, तो हमारा कारवा पहुंचता है इन्फ्लेशन तक, ठीक है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे इसे सिवियरिटी के बेसिस पे। क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, वॉकिंग क्या होता है, गैल्पिंग क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर कुछ एडिशनल कैटेगरीज है जो कि पूछे गई हैं एक से दो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशन में, तो मैंने ऐड कर दिया है। हेडलाइन, कोर इन्फ्लेशन, स्टाइफ्लेशन, फिर स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर आगे देखेंगे कॉजेज़ क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। डिमांड पुल, 2 मेजर कॉजेज़ होते हैं। वन इज़ डिमांड पुल, जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है देन द आउटपुट। फिर हम देखेंगे कॉस्ट पुश। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 शब्दों में,
डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन पे बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए बढ़िया सा एक ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आगे देखेंगे एक फिलिप कर्व, जहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखना है किसका, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। फिर इंडेक्स नंबर, जो कि हम मैंने पिछले मॉड्यूल में मेंशन किया था, बेस ईयर, रिमेंबर बेस ईयर की चर्चा की थी हमने, तो बेस ईयर के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। फिर इन्फ्लेशन इंडाइसेस अच्छे से कवर करेंगे, सीपीआई, फिर नेशनल इंडाइसेस, कंज्यूमर सीएफपीआई, देन डब्ल्यूपीआई। एक एक इंडाइसेस उसमें रह जाता है, दैट इज पीपीपी, सॉरी पीपीआई, वो भी इसमें मैंने लिया है, नो, तो वो आगे हमें मिलेगा वो, ठीक है। चलिए फिर इन्फ्लेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजेस लीडिंग टू सब्सिक्वेंट फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। यानी जनरल प्राइस लेवल क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, तो जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। द स्टफ दैट यू कुड हैव बॉट विथ ₹100, अब उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है, आपकी जो परचेजिंग पावर थी रुपये की, वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब सिंगल डिजिट रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, उसे हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी प्राइस राइज इज वेरी स्लो, लेस देन 3% पर एनम, इट इज कंसिडर्ड सेफ एंड ऑफन एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो सिंगल डिजिट, हाँ, इनफैक्ट हमने देखा था कि 2% प्लस 2% प्लस वो 4% वाला क्राइटेरिया याद है एमपीसी का, 4 to 6% का रेंज हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो क्रिपिंग इन्फ्लेशन में आता है। देन देर इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में प्राइस राइज मॉडरेटली सिंगल डिजिट रेंज टू टेक कंट्रोल, दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर गवर्नमेंट टू टेक कंट्रोल। वॉकिंग। फिर गैलपिंग, घोड़े गैलप करते हैं, यानी बहुत ही तेज डिजिट से, ट्रिपल डिजिट रेंज से आगे बढ़ रहा होता है, 100% और 200% पर ईयर। इट टिपिकली occurs in countries with weak governance or during war, leading to people to hoard goods. फिर हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, रिमेंबर हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी वॉज फेसिंग हाइपर इन्फ्लेशन, अभी ईरान हाइपर इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। यानी मिलियन परसेंटेज पर ईयर से मार्क से है ना, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़ेंगे एक सिंपल ब्रेड खरीदने के लिए, एक सिंपल सामान खरीदने के लिए, तो उस केस को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कंट्री हैज़ रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बेड़ा गर्क को रखा है उसका भी, ठीक है, क्लियर है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब बहुत धीरे धीरे लेस देन 3% पर एनम से बढ़ रहा होता है। फिर वॉकिंग सिंगल डिजिट से, गैलपिंग डबल या ट्रिपल डिजिट से। हाइपर इन्फ्लेशन जब मिलियन परसेंटेज पर ईयर से बढ़ रहा होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इट मेजर प्राइस इन्फ्लेशन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज इन इकोनॉमी, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल को मेजर कर रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आप जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आलू प्याज क्या है, बहुत ही वॉलेटाइल कंपोनेंट है, बहुत ही ज़्यादा उसका प्राइस में फ्लक्चुएशन देखा जाता है, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक सीजन, ठीक है। किसी क्लाइमेट में हो सकता है कि ग्रोथ कम रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। तो फूड एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल दोज वोलेटाइल कंपोनेंट की प्राइस फ्लक्चुएशन को अगर आप हटा दो, अगर आप उन्हें एक्सक्लूड कर दो, तो जो आइटम बचते हैं उनके इन्फ्लेशन को आप कहते हो कोर इन्फ्लेशन, वो कोर आइटम है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इट इज़ अ केस जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम है, उसी के साथ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इस केस को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज लो बट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी हाई। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि हम आगे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ लाने वाले हैं जब हम फिलिप कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है,
और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। स्क्यूफ्लेशन क्या है, यानी स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, बेसिकली एक सेक्टर में है ना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। सम सेक्टर फेसेस हाई प्राइस राइज व्हाइल अदर फेसेस नन और इवन डिफ्लेशन। एक सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, परंतु ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होगा, रिलेटिवली कम रहेगा। कॉजेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? देयर आर प्राइमरी टू कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एज आइडेंटिफाइड इन दी सोर्सेस। वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड अनदर इज कॉस्ट पुश। डिमांड पुल में क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है देन दी सप्लाई या फिर आउटपुट। देखो, occurs when aggregate demand increases faster than the economy can produce output. Output से कई ज़्यादा aggregate demand है हमारा। This often described as too much money chasing too few goods. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड आउटपुट को ही चेज कर रहे हैं। सबके पास पैसे हैं, डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, लोग खर्चना चाहते हैं, परंतु उतना माल है ही नहीं। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, अगला है कॉस्ट पुश। उसी का ठीक उल्टा, इट अकर्स व्हेन द प्राइसेस आर पुश्ड अप। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बट इसका रीज़न कुछ और है। यहाँ पे प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या था, डिमांड बहुत ही ज़्यादा था, टू मच मनी इज फेसिंग टू फ्यू गुड्स। और कॉस्ट पुश में क्या है कि इसमें प्राइस क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज सप्लाई ही कम है। और सप्लाई क्यों कम है, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट, याद है हमने देखा था एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में उसके फैक्टर कॉस्ट का बहुत ही मेजर ये फैक्टर कॉस्ट बहुत ही मेजर डिटर्मिनेंट है। फैक्टर कॉस्ट अगर कम रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करेंगे। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सेम केस अप्लाइज हियर, सप्लाई शॉक। इट अकर्स व्हेन प्राइसेस आर पुश्ड अप बाय राइजिंग कॉस्ट ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब ये बहुत ही ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो सप्लाई में शॉर्टेजेस आते हैं। क्लियर है? वेज इंक्रीज, यानी लेबर को आपको वेज ज़्यादा देना पड़ रहा है। मोनोपोली पावर, नेचुरल डिजास्टर, डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट विच मेक्स इंपोर्ट कॉस्टियर। ठीक है, यानी ये फोर फैक्टर्स जब बहुत ही ज़्यादा डिमांड करने लगे, वेज, कैपिटल, इंटरेस्ट, रेंट, तो सामान को बनाना कॉस्टली होगा। और जब सामान कॉस्टली होगा बनाना तो कम से कम सप्लाई होगा, और सप्लाई जब कम होता है तो ऑलरेडी डिमांड उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा उस केस में। आगे हम देखेंगे डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। नाउ जब हम डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन देखें ना तो एक ही चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, जब आप डिफ्लेशन देखो तो आप इसे ट्रीट करो ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं इस गुब्बारे से। ये है मेरा नॉर्मल गुब्बारा। जब गुब्बारे में आप बहुत ही ज़्यादा हवा भर देते हो तो वो गुब्बारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। सिमिलरली आप जब गुब्बारे से हवा निकाल देते हो तो वो डिफ्लेट हो जाता है, इसी को हम कहेंगे डिफ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा इज डिफ्लेशन। लेकिन डिस इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, डिसफ्लेशन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है मैंने। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, द जनरल डिक्लाइन इन प्राइस रिजल्टिंग इन नेगेटिव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। एंड डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, इट इज स्लोइंग डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट, किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो रेट जब कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 7%, 5%, 3%, ये क्या रेट कम हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियरली क्लियर है? प्राइस मूवमेंट कैसा होगा, प्राइसेस आर एक्चुअली फॉलिंग ईयर ओवर ईयर, प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग। यानी इन्फ्लेशन तो अभी भी हो रहा है, इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, परंतु उसका रेट कम हो गया, बट एट अ स्लोअर पेस देन बिफोर। एग्जाम्पल, प्राइस मूव फ्रॉम 100 टू 94, 95। यहाँ पे क्या है, 10%, 9%, 4.2% रेट। नो, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, इट इज़ detrimental टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंज्यूमर में डिले परचेज इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर प्राइस डिक्लाइन।
लीडिंग टू रिड्यूस्ड डिमांड एंड पोटेंशियल रिसेशन। ठीक है, ये बहुत ही खराब सिचुएशन बनता है। अब क्या होगा, आपके पास पैसे है, आप खर्चना चाहते हो, पर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि चीज़ों का प्राइस है ना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और बहुत ही स्टेडी रेट से ड्रॉप हो रहा है। तो आप है ना बोलोगे कि यार मैं टू गेट द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ प्राइस के और कम होने का। तो इस केस में क्या होगा, लोग है ना डिले करेंगे अपना एक्सपेंडिचर कि यार वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या एग्रीगेट डिमांड धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो पैसे इकोनॉमी में आएगा ही नहीं अगर ऐसा केस बन रहा है तो। ठीक है, तो इट इज़ डेट्रिमेंटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ इस रीज़न से। नो, इट इंडिकेट्स कूलिंग ऑफ इकोनॉमी, द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, डिसइन्फ्लेशन। अब देखते हैं फिलिप कर्व। फिलिप कर्व है ना, इट वाज़ डेवलप्ड बाय ए.डब्ल्यू. फिलिप। इन्होंने एक इन्वर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। इन्फ्लेशन, ठीक है? मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना, टेंड्स टू ज़ीरो। देखो यहाँ पे इसे प्लॉट करके देखते हैं। ये वाला केस देखते हैं। जब इन्फ्लेशन 4% है, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ समव्हाट 2 पॉइंट से फॉर एग्ज़ाम्पल 2.4%। परंतु जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब वो 6% आ गया है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? 2% से क्या हो गया है? घट गया है। इट इज़ लेस देन 2%। ठीक है? तो एक इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे हमने एस्टैब्लिश किया। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। पर आगे देखा गया कि ये जो रिलेशनशिप है, ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फ्लेशन बढ़ाते जाओगे तो आप क्योर कर पाओगे अनएम्प्लॉयमेंट को। और ये हमें देखा गया था 1970 के स्टैगफ्लेशन में। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गया था और उसी के साथ में स्टैगफ्लेशन नोटिस करने को मिला था। स्टैगफ्लेशन याद करो, क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, साथ ही में इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है। परंतु फिलिप कर्व क्या कहता है कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरली कम होना चाहिए। इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर? टेक योर टाइम, आराम से इसे रिवाइज़ करो, देखो क्या है। फिलिप कब गया था? बस एक ही चीज़ याद रखनी है, इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे। चलिए, इंडेक्स नंबर देखते हैं अभी, है ना? अगेन, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू मेजर चेंज इन एनी वेरिएबल। इंडेक्स नंबर आपने देखा कई प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूपीआई एक इंडेक्स नंबर है, पीपीआई एक इंडेक्स नंबर है, सीपीआई एक इंडेक्स नंबर है। तो हर एक इंडेक्स नंबर में है ना, सबसे पहले एक रेफरेंस टाइम माना जाता है, जिसको हम बेस ईयर से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2011-12, 2022-23 एक बेस ईयर मानते हैं, एक रेफरेंस टाइम। और उस पे हम एक वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 100 असाइन किया है, ठीक है, 2011 मान लो, फिर 2000, ठीक है, 100। अब ये 100 से बढ़ करके फॉर एग्जांपल ये 110 हो जाता है, तो ईयर ऑन ईयर चेंज कितना है? 10% का। ठीक है, तो इसी को हम इंडेक्स नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूपीआई, ये है हमारा बेस ईयर, ये हमारा एक इंडेक्स नंबर, और ये है हमारा रेफरेंस वैल्यू बेस ईयर पे। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंडेक्स नंबर का कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है?
अब जल्दी से हम इन्फ्लेशन के इंडाइसेस कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सीपीआई देखेंगे। सीपीआई मेजर द चेंज, इट मेजर्स द चेंज इन प्राइस व्हिच इज बोर्न बाय अल्टीमेट कंज्यूमर इन द रिटेल मार्केट। यानी सीपीआई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये मेजर एनी अल्टीमेटली एक इंडेक्स नंबर है, और हमने देखा इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर चेंज। सीपीआई मेजर द चेंज इन प्राइस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर इन रिटेल मार्केट बिकॉज कंजम्पशन पैटर्न वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप। इंडिया यूजेस सेवरल सेगमेंटेड सीपीआई। सारे क्लास ऑफ पॉपुलेशन एक ही समान, एक ही बास्केट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम नहीं करती है। इसी वजह से नीड अराइज हुआ कि यार हमें है ना डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट सीपीआई इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो हमने सेगमेंटेड इंडेक्स बनाया, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर के लिए और सीपीआई रूरल लेबर के लिए, ठीक है, जो कि लेबर ब्यूरो पब्लिश करती है मंथली और नेशन वाइड और स्टेट के लिए और साथ में यूटी के लिए। देन एनएसओ द्वारा पब्लिश किया गया सीपीआई क्या कहलाएगा? सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल इंडेक्स एज इट इज यूज्ड बाय द आरबीआई फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सीपीआई कंबाइंड को हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन एमपीसी के लिए, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। जिसमें बेस ईयर हमने 2024, अभी रिसेंटली बेस ईयर चेंज हुआ है, हमने 2024 रखा है सीपीआई के लिए। Based on retail expenditure, foods and beverages carry the highest weightage of 45.86। तो जब आप बास्केट बना रहे होते हो, आप उसके बेसिस पे आप मेजर करते हो कि कितना प्राइस फ्लक्चुएशन आ रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो उसमें जो वेटेज असाइन हुआ है, फूड एंड बेवरेजेस को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला है, दैट इज़ 45.86, और ये हमें पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसका। नाउ जो सीपीआई का केस क्या है, सीपीआई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप एज ए कंज्यूमर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कंज्यूम करोगे, ठीक है, गुड्स भी एज वेल एज सर्विसेज भी। देयरफॉर टैक्सेस भी, टैक्सेस विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। इट कैप्चर्स द प्राइस चेंज इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि आप एज अ कंज्यूमर आपके ऊपर टैक्सेस भी अप्लाई होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सीपीएफआई, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या हो रहा है? इट मेजर्स द चेंज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ फूड आइटम कंज्यूम्ड बाय पॉपुलेशन। सीएफपीआई रूरल, जैसा हमने देखा सेगमेंटेड इंडेक्स बनते हैं सारे पॉपुलेशन क्लास के लिए, वैसे सीएफपीआई रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, ये सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम पे ही अप्लाई होते हैं। यहाँ पे देखो, याद है कोर इन्फ्लेशन जब हम देख रहे थे तो हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट को हटा दिया था, दैट इज फूड एंड और बेवरेजेस। अब यहाँ पे क्या, सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस को ही आप उसके ही चेंज को आप मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए एक इंडेक्स बनता है सीएफपीआई। काम की बात इसमें यही है कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आप मेजर कर रहे होते हो उसमें। दिस इज ऑल अबाउट सीपीआई। चलिए, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? डब्ल्यूपीआई ट्रैक द प्राइस चेंज ऑफ होलसेल मार्केट रिप्रेजेंटिंग द प्राइस अ प्रोड्यूसर रिसीव्स। यानी ये प्रोड्यूसर पीओवी है, ठीक है, एट फैक्ट्री गेट और मंडी। वहां पे क्या था? रिटेल मार्केट, यानी आप दुकान में कितना पे करोगे, एक फाइनल कंज्यूमर दुकान में कितना पे करता है वो मेजर करता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई एक प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिलेगा, जैसे आप एज अ प्रोड्यूसर आपको एक कुछ फैक्टर कॉस्ट लगा है, बेसिक प्राइस आपको लगा है उस सामान को प्रोड्यूस करने में, आपको कितना प्राइस मिलेगा उस सामान के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डब्ल्यूपीआई। यानी ये फैक्ट्री गेट और मंडी पे मेजर किया जाता है। पब्लिश्ड बाय whom, ये याद रखेंगे, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बेस ईयर इसका 2011-12 है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही रहते हैं,
मंडी में आपको कोई सर्विसेज नहीं दे रहा होता है, सिर्फ सामान ही मिलेगा, फैक्ट्री गेट पे आपको सिर्फ सामान ही मिलता है, ठीक है, टेंजिबल सामान। तो इसमें सर्विसेज क्या है, नेचुरली ये एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। होलसेल मार्केट में सिर्फ गुड्स ट्रेड होते हैं। और इसमें क्या है, सिंस हम बास्केट को मेजर कर रहे होते हैं, तो इसमें 697 आइटम्स को आपने लिया है और डिफरेंट वेटेज आपने सबको असाइन किया है। मेजर ग्रुप इसमें है 3 टाइप के। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जिसको हमने 64.23% वेटेज दिया है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड को है। फिर आता है प्राइमरी आर्टिकल एंड फ्यूल एंड पावर। काम की बात इसमें यही है कि ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं। और 3 टाइप के क्राइटेरिया में आपने बाँट दिया है आपके बास्केट को। वन इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, प्राइमरी आर्टिकल एंड फ्यूल एंड पावर। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एंड इट इज़ अराउंड 64.23%। ठीक है? अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर। याद करो क्या पढ़ा था हमने जीडीपी डिफ्लेटर? हमने देखा था ना, जीडीपी डिफ्लेटर इज़ कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन एज़ अ इंडेक्स नंबर टू मेजर इन्फ्लेशन। सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है। इट मेजर्स इन्फ्लेशन रिफ्लेक्टिंग द प्राइस चेंज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। इट इज़ कैलकुलेटेड एज़ जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल। याद करो यही था। रिवीजन हो रहा है यहाँ पे तो अभी। नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी। अगेन क्वार्टरली ये रिलीज होती है बाय एनएसओ। 1.2x का हमने देखा था। तो अगर आपको डिफ्लेट कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी को, तो आप जीडीपी डिफ्लेटर से उसे डिवाइड कर दोगे तो आपको रियल जीडीपी मिल जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन।